दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में आपने रेलवे में जो बीजगणित के प्रश्न आए पिछले पेपरों में उनके बारे में पढ़ा है और अभी कंटिन्यू वही जारी है। आज हम उन्हीं पिछले क्वेश्चनों को ले रहे हैं जो रेलवे में पिछले पेपरों में आए हुए हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, यदि 0.5x प्लस 0.7y बराबर 0.74 तथा 0.3x प्लस 0.5y बराबर 0.5 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी चेन्नई में IITC में। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये द्विपद समीकरण है, इनको हम युगपद समीकरण कहते हैं। ये जो सवाल है द्विपद समीकरण के, दो पद है इसमें, पहला और ये दूसरा, तो इनको द्विपद या युगपद समीकरण कहते हैं। इन द्विपद या युगपद समीकरणों को जो हल करने की विधि है, वैसे इनके हल करने की 3 विधि है। पहली जो विधि है वो विलोपन विधि है, दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि है और तीसरी वज्र गुणा विधि है। अधिकांशतः जो हम उपयोग में करते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो है आपकी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से जब आप इन द्विपद समीकरणों को हल करते हैं, विलोपन विधि, ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं या 10वीं में। विलोपन विधि में यहाँ विलोप का अर्थ होता है लोप करना, और लोप यानी मिटाना। विलोप का अर्थ है लोप और लोप का अर्थ क्या होता है, मिटाना। तो इसमें क्या होता है, 2 चर रहेंगे द्विपद में। अब 2 चरों में से किसी एक चर का आपको लोप करना है, यानी कि उसे मिटाना है। 2 चरों में से किसी एक चर का लोप करना है। अब लोप करने की या मिटाने की यहाँ शर्त है। पहली शर्त तो ये कि जिस चर का आपको लोप करना है उसके संख्यात्मक मान ऊपर नीचे बराबर होना जरूरी है। जैसे ये 2 समीकरण है, पहले समीकरण में x 0.5 है और दूसरे में x का मान 0.3 का गुणा हो रहा है यहाँ। तो यहाँ अभी दोनों मान अलग अलग है, मान लो आपको x का लोप करना है, तो यह शर्त ये कि ये दोनों के मान आपस में बराबर होना जरूरी है। और दूसरी शर्त ये कि चिन्ह विपरीत होना जरूरी है। चिन्ह तो विपरीत हो जाते हैं, लेकिन जो ये पहली शर्त है आपकी संख्या बराबर, तो इसके लिए आप सीधा सा तरीका देखो। जिस चर का आपको लोप करना है, यहाँ आपसे दोनों मान पूछ रहा है, किसी भी एक का कर सकते हो, x का कर दो चाहे y का। एक चीज और ध्यान रखिए परीक्षा में, यहाँ जैसे इसमें दोनों का मान पूछा है x और y का, हो सकता है आपसे पेपर में केवल x का ही मान पूछे या y का मान पूछे। जब मान आपसे x का पूछता है तो आप y का लोप करें, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और y का मान पूछता है तो आप x का लोप करें। अभी तो किसी का भी कर दे, दोनों का पूछ रहा है। तो लोप करने के लिए क्या करना है आपको, जिस चर का हमें लोप करना है उसके दोनों मानों को आपस में क्रॉस गुणा कर देना है दोनों समीकरणों में। इधर जैसे 0.5 का गुणा हो रहा है x में, तो इस 0.5 का गुणा आप समीकरण दूसरे में कर दो। ये दूसरा समीकरण मान लिया और ये पहला समीकरण। तो पहले समीकरण में 0.5 है x के साथ में गुणा, इसको आप दूसरे समीकरण में गुणा कर दो, और दूसरे में 0.3 का गुणा हो रहा है, इसको पहले से गुणा कर दो। तो यह समीकरण 1 में, जो आपका समीकरण 1 है, इसमें तो हम गुणा करेंगे कितने का, 0.3 का, और समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे कितने का, 0.5 का। समीकरण 1 ये रहा, इसमें आप 0.3 का गुणा करें तो कर दो, ये गुणा 5 या 15, ठीक है। तो 15 हो गया, 10 वालों के गिन लो, एक अंक इसमें एक अंक इसमें, 0.15 हो गया x प्लस 7 या 21, यानी कि 0.21y बराबर 3 का गुणा यहाँ करोगे, 3 चौको 12 और 3 7 21 और 1 22, 3 अंक बाद 1 2 और ये 3 अंक बाद पॉइंट हो जाएगी। सॉरी, ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में कितने का गुणा कर रहे हैं हम, 0.5 का, तो 5 या 15, 0.15x ये हो गया, प्लस 25 0.25 y बराबर 0.5 का गुणा करेंगे 25 0.25। अब एक लाइन खेल, तो दूसरे समीकरण में आपने 0.5 का गुणा कर दिया और पहले समीकरण में 0.3 का। अब जैसे आपने गुणा किया तो देखो x के दोनों मान बराबर हो गए ऊपर नीचे, पहले समीकरण के और दूसरे के। इनको अलग अलग नाम दे सकते हो, इसको समीकरण 3 कह दो, 4 कह दो, चाहे 1 और 2 मान लो। अब x के संख्यात्मक मान तो ऊपर नीचे बराबर हो गए, तो संख्या बराबर लोप करने की 2 शर्त है यहाँ, संख्या बराबर और चिन्ह विपरीत, ठीक है। तो संख्या बराबर हो चुकी है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, घटाने पर लिखेंगे। यदि चिन्ह विपरीत नहीं है, समान चिन्ह है ना कि दोनों के, जब चिन्ह समान है ऊपर नीचे, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर इनमें नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस के किस में आ जाएंगे,
प्लस में, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ये प्लस माइनस दोनों ऊपर नीचे बराबर, यानी कि इसका लोग करना है आपको, ये हो गया लोग, तो ये खत्म हो जाएगा। इनको आप घटा लीजिए। 0.21 में से घटाना है कितना, 0.25, तो 0.21 में से 0.25 घटाओगे, 0.25 किसका है, माइनस का, और ये है प्लस का, तो कितना बचेगा, इधर घटा के देख लो, 0.04 बचेगा शायद माइनस का 0.04। इधर देख लो एक बार, 0.25 में से आपको घटाना है 0.21, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गई 0, यहाँ पॉइंट आ जाएगी, तो 0.04 y बराबर। अब इनको घटाओ, 0.222 में से ये 0.25, इसको 250 मान लो, 0.222 में से घटाना 0.250, तो ये 250 माइनस का है और 222 का ही का है प्लस का, तो 250 में से 222 घटा लेंगे, कितना बचेगा 28, यानी कि ये रह जाएगा 0.028। इधर देखो कैसे घटाएंगे, 0.25, इसके पीछे 0 लगा लो और इसमें से घटेगा 0.222, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए कितने 4, 4 में से 2 गए 2 और यहाँ 2 में से 2 गए कितनी 0, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.028। अब ये भी माइनस का आ रहा है क्योंकि जो नीचे 250 है 0.250, ये माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, मान किसका चाहिए y का, y बराबर हो जाएगा 0.028 बटा 0.04, ठीक है। अभी ये जो y का मान आया है आपको 0.028 में भाग देना है किसका, 0.04 का, तो यहां जब आप भाग देंगे, देखिए ऊपर के जो दशमलव है उसमें 3 स्थान है और नीचे के दशमलव में कितने स्थान है, 2 स्थान है, तो इसमें आप एक काम करें, नीचे के दशमलव का ऊपर के दशमलव में भाग दे दें। ऐसे एक काम ये भी एक पॉइंट के अंक का बराबर कर ले, देखो इसका ये दशमलव वाले चैप्टर में आएगा आपके 0.028, थोड़ा सा साइड में देख लें, 0.028 में आपको भाग देना है 0.04 का। एक तरीका तो ये कि ऊपर नीचे पॉइंट के अंक बराबर हो जाए, लेकिन जब आप यहाँ अंक बराबर करोगे, एक 0 आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, ये खत्म हो जाएगा, फिर नीचे 40 है ऊपर 28, तो आपको 40 का 28 में भाग देना पड़ेगा, चाहे ऐसे कर लो, तो 40 का 28 में भाग देंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे, 4 7 28, 7 बार जाएगा, 0.7 बार जा रहा है। या ऐसा भी कर सकते हैं, जब ऊपर दशमलव के स्थान ज्यादा है नीचे कम है, तो नीचे की पॉइंट का ऊपर की पॉइंट में भाग दें, नीचे की पॉइंट का जब ऊपर की पॉइंट में ही भाग देंगे आप यहाँ, तो ऊपर वाली पॉइंट उतने स्थान पीछे चली जाती है जितने नीचे दशमलव के हैं, तो ये ऊपर वाली पॉइंट को 2 स्थान आप पीछे ले जाओ, ठीक, तो ऊपर की नीचे से भाग दे दिया आपने, नीचे की पॉइंट खत्म हो गई, ये पॉइंट 2 स्थान पीछे गई, तो क्या बच गया आपके पास 2.8 बटा नीचे कितना रह गया 4, 4 का भाग 28 में 4 7 28, कितने अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट कितना 7, ये किसका मान आ गया y का मान। अभी जो y का मान आया है, इस y के मान से आपको किसका मान निकालना है, x का मान, तो y का मान आप कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। चलिए हम y का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में रख दे, छोटा है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये रहा 2 आपका 0.3x प्लस 0.5 गुणा y की जगह कितना लिखेंगे 0.7 बराबर 0.5, ठीक है, तो 0.3x प्लस जो का तो उतार दो, प्लस इनको गुणा करो 7 5 35, 0.35 हो गया बराबर 0.5, 50 कर लो इसको, तो 0.3x बराबर, ये प्लस का इधर भेज दो, 35 को 50 में से घटाएंगे कितना बचेगा 15, यानी कि 0.15, तो x बराबर आ जाएगा 0.15 बटा 0.3, यहाँ भी वही है, ऊपर दशमलव के 2 स्थान नीचे 1 स्थान, तो नीचे की पॉइंट का ऊपर की पॉइंट में भाग दे, इसको 1 स्थान पीछे ले जाओ, कितना रह जाएगा 1.5 बटा कितना 3, 3 5 15, 5 बार कितना आ गया 0.5, तो y का मान आ रहा है कितना 0.7 और x का मान आ रहा है कितना 0.5, इस तरह से ये आपका उत्तर आया है। दोबारा समझ लो, देखिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन इसने पूछे हैं, अभी एनटीपीसी में भी एक सवाल आया है, यहाँ का ये क्वेश्चन था कि 0.5x प्लस 0.7y बराबर 0.74 और 0.3x प्लस 0.5y बराबर 0.5 है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 विधि है, वैसे तो अमूमन जो हम तरीका अपनाते हैं वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप ज्यादातर करते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, नहीं प्रतिस्थापन से भी हो जाता है, वज्र गुणा से भी हो जाता है। विलोपन विधि से जब आप द्विपद समीकरण, इनको द्विपद समीकरण कहते हैं या युगपद समीकरण भी कहते हैं, जब इन द्विपद समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं तो किसी एक चर का आपको लोप करना है, x में से y में से। लोप करने की 2 शर्तें, लोप यानी मिटाना, लोप करने की 2 शर्तें, पहली शर्त तो ये कि जिसका आपको लोप करना है, जिसे मिटाना है, उसके संख्यात्मक मान बराबर होने चाहिए, दोनों संख्याएं उसकी बराबर हों और चिन्ह विपरीत हों। तो सबसे पहले तो आपको जब संख्या बराबर करनी है, बराबर नहीं है अभी इसमें,
मान लो आपको यहाँ x का लोप करना है, इसकी संख्या बराबर करनी है, तो सीधा सा तरीका, कुछ मत सोचो, इनका क्रॉस गुणा कर दो। x के पहले समीकरण का गुणा दूसरे में कर दो, दूसरे के मान का पहले में कर दो। यही किया है हमने। पहले समीकरण में दूसरे वाले का 0.3 का गुणा कर दिया और दूसरे समीकरण में पहले 0.5 का गुणा कर दिया। तो ये गुणा करने के बाद में बाकी तो आगे जोड़ बाकी किया। थोड़ा सा ये भाग देने का इसमें ध्यान रखना, क्योंकि 10 का था। तो इस तरह से y का और x का मान आपका आ गया। अगला उदाहरण आप देखेंगे, इसी टाइप का एक एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, यदि 0.08x प्लस 0.04y बराबर 10 और 0.2 गुणा, ये पुस्तक है, गुणा x माइनस 1 प्लस 0.4y बराबर 24.8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके एनटीपीसी में आया पिछले 2016 में, ये प्री में। अब इस सवाल में आपसे मान किसका पूछ रहा है? ये x का। ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि वही द्विपद समीकरण है, दो पद हो गए इसमें, द्विपद या युगपद समीकरण है, तो आपको विलोपन विधि का उपयोग करना है। मान किसका पूछ रहा है? x का। तो तुम लोप किसका करोगे? y का करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, जो दूसरा समीकरण है उसमें 0.4y है ये, और ये 0.04 है। इधर गुणा और करना है आपको पहले 0.2 में x का। इसको तो लिख दो ऐसे ही एक बार। पहला समीकरण है 0.08x प्लस 0.04y बराबर कितना? 10। ये आपका पहला समीकरण है। ये दूसरा समीकरण है आपका। इसमें 0.2 का गुणा पहले किस में करोगे? x में। फिर 0.2 का गुणा किस में करोगे? y, 1 में। तो 0.2 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा? 0.2x, फिर 0.2 का माइनस 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 0.2 प्लस इसको जो कहते हैं लिख दो 0.4y बराबर इधर कितना है? ये 24.8। ठीक है। अब ये चर है, ये भी चर है। इसमें ये जो अचर राशि है 0.2, इसको उठाकर इधर भेज दो, यहाँ से पक्षांतरण कर दो। तो 0.2x प्लस 0.4y बराबर 24.8। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0. कितना? 2। तो 24.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा पूरा, है ना। ये आ गया आपका 0.2x प्लस 0.4y बराबर कितना? 25। इन दोनों का जोड़ 24.8 का 0.2 का जोड़ कितना हो गया? 25। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अब साथियों आपको मान किसका पूछ रहा है? ये x का मान पूछ रहा है। तो हमें लोप किसका कर दे? यहाँ से y का लोप कर दे। y का जब आप इसमें लोप करोगे, इधर y है 0.04 और इधर y है 0.4, तो आप तो वही समीकरण, एक में तो दूसरे का गुणा कर दो, 2 में पहले का। तो एक में गुणा कितने का कर दें? 0.4 का गुणा कर दो, और 2 में गुणा किसका कर दें? 0.04 का। y के दोनों मानों को उल्टा सीधा गुणा कर दो, यहाँ करो गुणा। तो 0.4 गुणा 0.8 करोगे, 8 चौका 32, और पॉइंट देखो एक अंक ये है और 2 इसमें है, तो एक 0 लगा कि यहाँ पॉइंट आ जाएगी। ये हो गया x प्लस 4 का गुणा यहाँ करोगे तो 4 चौको 16, यानी 0.016y बराबर 4 में गुणा 10 का करेंगे, 10 चौका 40.40। इधर 4 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8.0, 3 अंक बाद आएगी 1 2 3.008x प्लस 4 चौको ये बराबर होगी 16, 0.016y बराबर 25 चौका 100। ठीक है। 2 अंक बाद पॉइंट लगेगी, यहाँ पॉइंट लग जाएगी, कि पॉइंट के बाद 0 खत्म भी हो जाएगी। अब इनको देखो इस तरह से, इसमें थोड़ा सा देखे साथी, ये जो गुणा किया ये गलत है। 10 चौका 40, 40 तो ये आ गया, लेकिन पॉइंट 40 नहीं आएगा। पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा? यहाँ 1 अंक बाद ही लगेगा, सॉरी। तो यहाँ 1 अंक बाद आप पॉइंट लगाओगे, ये पॉइंट किससे 0 खत्म हो जाएगी, 4 आएगा। अब y के दोनों मान बराबर हो गए, संख्यात्मक मान बराबर हो गए, केवल आपको चिन्ह विपरीत करना है। चिन्ह विपरीत करने के लिए घटाने पर लिख देंगे तो नीचे चिन्ह बदल दो, ये माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म। इनको घटाओ, 0.032 में से 0.08 घटाना है, साइड में घटा लो। 0.032 में से घटाना है 0.008, इनको कम करो तो 2 में से नहीं घटेगा, 12 में से 8 गए तो कितने रह गए? 4। यहाँ रह गए कितने? 2, और ये 0 की 0, और यहाँ आ जाएगी पॉइंट। तो 0.024x बराबर 4 में से 1 घट जाए, देखो ये घटा लिया 0.024, 4 में से घट गया 3। अब यहाँ से मान किसका चाहिए? x का। x में 0.024 का गुणा हो रहा है, इधर जाकर के भाग लग जाएगा, तो x बराबर 3/0.024। ठीक है। अब 0.024 का 3 में भाग देना है, तो आप ऐसा करो, नीचे से पॉइंट हटा लो। नीचे से पॉइंट हटेगी तो ऊपर क्या लगेगा? 0। कितने अंक का दशमलव हो गए? 3, तो ऊपर 3 अंक बाद में पॉइंट लग जाएगी यहाँ,
तो x बराबर आ गया 3000 बटा कितना 24, यानी कि 24 का भाग देना है कितने में 3000 में, भाग दे लो। तो 24 से कम 24 कितने रहे 6, ऊपर से आ गए 0, 24 दूना 48, कितने बचे 12, ऊपर से फिर एक और 0 आ गई और 24 पंजो 120। तो कितना आ गया x का मान 125। ये रटी उत्तर है आपका, x का मान आ गया 125। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ये द्विपद समीकरण है या युगपद समीकरण है, इनको आप विलोपन विधि से हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन ये थोड़े से अच्छे सवाल, ज्यादा बड़े भी हैं क्योंकि दशमलव में मान दिया, आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन सवाल आए हुए है तो भाई हल तो करना पड़ेगा। इससे नहीं करते हो तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर लो, वो भी आसान है। तो चाहे तो प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, इस तरह से आपको ये द्विपद समीकरणों को हल करना है। देखिए आपका जो चल रहा है पिछला द्विपद समीकरण या युगपद समीकरण, उन्हीं से रिलेटेड एक बीच में टॉपिक आ रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे रेलवे में, तो मैं बीच में आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। रैखिक युग्म समीकरणों की जो प्रकृति है वो क्या है। रैखिक युग्म जो आप पीछे पढ़ रहे हैं वो युगपद समीकरण या रैखिक युग्म समीकरण है, इनकी जो प्रकृति है वो क्या है। सबसे पहले तो एक जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, उसकी फॉर्म क्या होती है ये देखिए। रैखिक समीकरण की फॉर्म होती है दोस्तों ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक रैखिक समीकरण है, उसकी ये फॉर्म है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ जो a है, a तो है x और y के भी मानो पहले चर राशि है, x और y तो चर है, तो a तो x का गुणांक हो गया, a क्या है यहाँ x का गुणांक है, और b क्या है यहाँ y का गुणांक है, b क्या है यहाँ y का गुणांक यानी y के साथ में जो गुणा है, और c आपका अचर पद हो जाएगा जो अकेली संख्या है वो। तो इस तरह से ये एक रैखिक समीकरण की फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इस सवाल में क्या करता है, आपको ऐसे 2 समीकरण देगा। कितने समीकरण देगा 2 समीकरण देगा। एक मान लो पहला समीकरण ये है, इसका ये 1 1 मान लिया हमने सबका, ठीक है, ये 1 1 मान लिया। इस तरह से दूसरा समीकरण और दे दिया आपको इधर से, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इनके जो मान है x और y के गुणांक को इनको 2 कर लिया। ऐसे आपको 2 समीकरण मिलेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ लो थोड़ा सा। इस तरह के 2 समीकरण आपको मिलेंगे। आपको दोनों समीकरणों की फॉर्म ध्यान रखनी है। रैखिक समीकरण की फॉर्म में ax प्लस by प्लस c बराबर 0। x का गुणांक है, by का गुणांक है, और c क्या है यहाँ अचर पद। अब जब 2 समीकरण आपको देगा, उनकी प्रकृति पूछ लेता है या प्रकृति देकर के किसी स्थिरांक k का मान पूछेगा, तो इसकी जो प्रकृति है आनुपातिक तुलना करते हैं कि हम रैखिक समीकरणों की आनुपातिक तुलना। आनुपातिक जो तुलना है ये 10वीं क्लास में भी है इस तरह के सवाल, आनुपातिक तुलना रैखिक समीकरण युग्मों की। तो यहाँ 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि इस तरह की कंडीशन है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण, ये दोनों समीकरणों के तीनों अनुपात आपस में क्या होते हैं बराबर। a1 a2, a1 x का पहले समीकरण के x का गुणांक है और a2 दूसरे समीकरण का। इस तरह से तीनों अनुपात जब बराबर हैं तो आपका जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म होगा संगत। क्या होगा संगत होगा समीकरण युग्म, और इसके अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे। अपरिमित का मतलब होता है साथियों यहाँ अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। पहली कंडीशन हो गई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, समीकरण युग्म संगत होगा, अपरिमित हल होंगे यानी अनेक हल होंगे। दूसरी फॉर्म रहती है इसकी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यानी कि ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तब भी जो आपका समीकरण युग्म है वो होगा संगत। ठीक है संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है साथियों केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अच्छी चीज ध्यान रखना है, ये तीनों अनुपात बराबर हैं, ये संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीनों अनुपात बराबर नहीं है, अलग अलग देखो बीच में से काट रखा है, बराबर नहीं है, ये संगत होगा और अद्वितीय यानी कि केवल एक हल इसका होगा। तीसरी कंडीशन आपकी रहती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर नहीं है C1 बटा C2। अब इसमें क्या है, 3 अनुपात में से कोई 2 अनुपात बराबर है, ये 2 बराबर है तो ये अलग हो गया, या फिर ये 2 बराबर होंगे तो ये अलग हो जाएंगे। तो इस तरह की यदि कंडीशन है तो समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये 3 इसकी फॉर्म है, अनुपातिक जो तुलना हम इसकी करते हैं रैखिक समीकरण युग्मों की 3 फॉर्म होती है। तीनों फॉर्म आपको याद रखनी है। समीकरण की फॉर्म ये है ax + by + c बराबर 0। ऐसे 2 समीकरण मिलेंगे, पहले का a1 b1 c1 मान लेंगे, दूसरे समीकरण का a2 b2 c2 मान लेंगे। उनको तुरंत संख्याओं को ऊपर नीचे इस तरह से अनुपात के रूप में रखेंगे। अब वो तीनों बराबर आ रहे हैं तो यह संगत होगा, अनेक हल उसके होंगे, परिमित हल होंगे। तीनों बराबर नहीं है, संगत होगा, अद्वितीय हल केवल एक हल होगा। और तीसरी फॉर्म है आपकी 2 बराबर है, एक अलग है। ये बराबर होगा तो ये अलग होगा, ये बराबर होगा तो फिर ये अलग होगा, तो फिर वो असंगत होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो आप ये फॉर्म उतार लीजिए। मैं आपको अब आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप के कैसे क्वेश्चन ये रेलवे में आपसे पूछता है। देखिए साथियों, जो आपको पीछे रैखिक समीकरण युग्मों की प्रकृति चल रही थी, अनुपातिक तुलना, उसके आधार पर एक क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया है 23 सितंबर को। यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 बराबर 0 और 21x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना, इसमें दिया है प्रकृति कोई हल संभव नहीं है। अब कोई हल में क्या होता है, कोई 2 अनुपात तो बराबर होते हैं, आपने भी पीछे लिखा है कोई हल संभव नहीं है में कोई 2 अनुपात बराबर होंगे, एक उसका अलग होगा। तो एक अलग होगा उसकी तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें स्थिरांक का मान निकालना है यहाँ से। तो आप इसमें ऐसा करेंगे, इधर से इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। चलो भाई, कोई हल संभव नहीं है की प्रकृति थी, हमने लिखा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यही लिखा है ना। तो इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है इसका तो कोई यहाँ काम नहीं आएगा। अब आप इसको देखो, a1 का मान बोलो क्या है, a1 x का गुणांक है, पहले जो समीकरण है वो a1 b1 c1 है, दूसरा समीकरण a2 b2 c2। a1 का मान बोलो 14 बटा a2 का मान बोलो 21, दूसरे समीकरण से आएगा, बराबर b1 का मान बोलो कितना है भाई, b1 है, b होता है y का गुणांक, तो यहाँ y का मान क्या है 8, + 8 है तो प्लस ही रखेंगे, बटा b2 का मान क्या है यहाँ y के साथ -k का गुणा हो रहा है, -k, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे मान नहीं निकलेगा। अब आपको यहाँ से k का मान निकालना है, बस आ गया उत्तर। इनको आपस में क्या करेंगे, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करते आपका आंसर। इसको काट और लो एक बार, यही 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 से कट गया, 2 चौका 8, तो k का गुणा है 1 बच गया, माइनस का k बराबर 4 तिया 12, k बराबर, चर के साथ कभी माइनस नहीं होता, गलती से यदि चर के साथ माइनस आता भी है तो वो उठ करके संख्या के आगे चला जाता है जो का तो k बराबर माइनस का कितना 12। ये इसका आंसर पूछे, सवाल पूछा है, k का आंसर यह कितना आएगा -12। बहुत छोटा सवाल है, एक बार और समझ लो इस तरह का सवाल। प्रकृति आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखना ऐसा है k का मान आपसे पूछेगा तो इसी तरह से देगा, कोई हल संभव नहीं है। तुरंत आपको 2 मान बराबर करने हैं, बराबर करते k वाले का ध्यान रखना, जहां स्थिरांक पूछा है उसी को बराबर करना है, बराबर करते के बाद जो गुणा कर दो, k या x जिसका भी आपसे मान पूछेगा वो मान आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह का बता रहा हूँ, देखिए आपके पेपर का ही है। समीकरण युग्म kx - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक शर्त हो रहा है आगे, जबकि आगे सवाल दिया है, इसमें थोड़ा सा दूर रह गया था सवाल, ये समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, ये इसकी प्रकृति है आगे की। पूरा सवाल क्या है, अब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। इसने कहा है समीकरण का कोई हल नहीं है, द्विपद समीकरण है, युगपद समीकरण या रैखिक युग्म समीकरण, तो प्रकृति इसने दी है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने की दशा में क्या होता है अनुपातों में, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ठीक है। तो ये तो खत्म हो ही गया क्योंकि कोई हल नहीं है, हमें तो k का मान चाहिए, यहाँ से आएगा। अब a1 बोलो क्या है, x का गुणा क्या है यहाँ k बटा a2 क्या है 6 बराबर b1 क्या है यहाँ b1, y का गुणा क्या है यहाँ y का गुणा कितना होगा 1, का 1 माइनस का, बटा b2 बोलो माइनस का 2, इनको आपस में वज्र गुणा, ये माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये कट जाएगा, 3 बार 2 तिया 6, के बराबर प्लस का कितना आएगा ये 3। ऑप्शन कहाँ है, ए उत्तर है इसका। इस तरह से बहुत छोटे छोटे सवाल, ये जो क्वेश्चन है
आरआरबी ट्रेन में एएसएम में पूछा है। तो ये आपके रैखिक रूप समीकरणों पर आधारित सवाल हो गए। 2 सवाल मैंने आपको पीछे प्रतिस्थापन विधि से कराए थे, कैसे एक्स और वाई का मान निकालते हैं, कैसे रैखिक समीकरणों को खोलते हैं। और ये रैखिक समीकरण युग्मों के अनुपातिक तुलना या प्रकृति के सवाल हैं। प्रकृति में इनको जरूर ध्यान रखना भाई, तुलना वालों को। यदि तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, तीनों बराबर नहीं होते हैं तो केवल एक हल होता है, और 2 बराबर और ये एक अलग होता है तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो आप प्रकृति ध्यान रखोगे, प्रकृति के आधार पर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से आपका आंसर आएगा प्रकृति से ही। अगला क्वेश्चन एक दिया है हंस ने, व्यंजक x² + 4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, अब इसका आपको गुणनखंड करना है x² + 4 का। तो देखो इसको तुम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म के रूप में रखें। एक तो इधर इसको हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखें तो इसको लिख दें x² + 2 का होल स्क्वायर। और इसमें से यदि हम घटा दें, क्योंकि आपको पूरा एक बार इसको खोल लो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। यहाँ ये 4 2 का वर्ग है, ये x⁴ x 2 का वर्ग है। अभी आप इसको मैं पूरा नहीं कर रहा, एक बार इसको खोल के देखें आपको क्या मिलेगा। ये चीज है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + का 2ab। तो इसका आप स्क्वायर करोगे x² का तो 2 दूनी 4 + b² 2 का वर्ग 2 दूनी 4 + 2ab तो 2 दूनी 4x²। ये चीज आपको प्राप्त हुई है। x² + 2 का होल स्क्वायर जब आपने किया तो आपके पास आया x⁴ + 4 + 4x²। जबकि आना चाहिए क्या आपको x⁴ + 4, यही तो है आपका समीकरण x⁴ + 4। अब आपको किसी भी तरह से x² + 2 का जब आपने होल स्क्वायर किया तो आपको ये पूरा मान प्राप्त हुआ x⁴ + 4 + 4x²। हमें इसमें से ये चाहिए तो ये हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप इसमें यदि 4x² घटा देते हैं इसमें से, तो ये 4x² घटाने पर 4x² से 4x² कट जाएगा, तो यही तो बच जाएगा। तो अब इसको मैं ऐसे लिख दें x² + 2 का होल स्क्वायर - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 दूनी 4 ही हो गए ना। अब इसको अपन खोलें। देखो ये क्यों किया है हमने, आपको ये घटाना है तभी तो ये बचेगा x⁴ + 4। तो देखो ये 2 दूनी 4x² हो गया, ये आ गया 4x²। अब इसको आप खोलेंगे, ये x² + 2 का होल स्क्वायर - 2x का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला है बीजगणित में a² - b² बराबर होता है a + b गुणा a - b, a + b गुणा a - b। यानी एक बार इनको जोड़ दे, एक बार इनको घटा दे। तो a का मान तो ये है पूरा, ये तो किसका मान है a का, और ये किसका मान है यहाँ b का। तो एक बार तो इन सबको जोड़ना है, चलो जोड़ दो। a का मान x² + 2, ये तो a का मान हो गया, प्लस b का मान क्या है यहाँ 2x। एक तो यह आ गया इसमें से a + b। दूसरा है आपका यहाँ गुणा a - b। a का मान फिर लिखो x² + 2 -b का मान क्या है -2x। ये आपके किसका मान आ गया b का मान। तो x² + 2 + 2x गुणा x² + 2 - 2x। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके सवाल में? यहाँ सी उत्तर देखो आपका x² + 2 + 2x, x² + 2 - 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा गुणनखंड है ये, ज्यादा कठिन नहीं था, केवल आपको फॉर्म देखनी है कि आपको यहाँ ये चीज चाहिए x⁴ + 4 a + b का होल स्क्वायर करने पर इसमें ये और जोड़ा हुआ है। इसको हटाने के लिए इसमें से ये घटाते हैं वापिस, तो ये घटाया है 2x का होल स्क्वायर। तो ये a का मान हो गया, ये b का मान, ये स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, ये सूत्र है a² - b² बराबर a + b गुणा a - b। तो ये a की जगह तो a का मान लिख दिया ये रहा, और b की जगह b का मान आ गया, ये तो a + b हो गया। इधर क्या है a - b, तो a ये लिख दिया a - b का मान ये लिख दिया 2x, और ये आपका गुणनखंड आ गया, c इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का एक और गुणनखंड, ये आपके आरआरबी एएसएम आया अजमेर में, m की घात 5 - 16m। ये आपका सवाल है, m की घात 5 - 16m, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, चलो इसको हम गुणनखंड करने से पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है भाई, क्या m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लिया। अब यहाँ m कॉमन ले लिया, कॉमन का भाग देंगे m का, 5 घात में देंगे तो m की घात कितनी रह जाएगी 4, माइनस m से m कट गया, क्या बच गया 16। m की घात 4 माइनस क्या रह गया 16, m गुणा m की घात 4 - 16। ये जो संख्या ये आपकी पीछे की जैसी संख्या हो गई, वापिस अभी किया है हमने पीछे। तो इसको m की घात 4 को, ये जो 16 लिखा हुआ है इसको हम, ये m तो गुणा में चलेगा ही चलेगा, m यहाँ लिख दिया गुणा में, और ये जो m की घात 4 है इसको मैं इस तरह से लिख दूं m की घात 2
कोष्टक लगा लें, m की घात 2 की होल घात कितनी 2, भाई 2 दूनी 4, माइनस 4 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 की घात कितनी हो गई 2 हो गई है, और ये कोष्टक आपका बंद कर दिया। अब ये जो संख्याएं हैं आपकी m की घात 2 की होल घात 2 और ये 4 की घात कितनी रह गई 2 रह गई, 4 का ही तो वर्ग होता है 16, 4 चौको 16। तो इसको भी आप और छोटा करके लिखना चाहें इसकी फॉर्म में, 2 घात की फॉर्म में, तो देखो इसको ऐसे भी लिख लेते 2 दूनी 4 ये हुआ है, तो 2 की घात 2 ये हो गई, 2 की घात 2 का मान कितना हो गया 4, और 4 की घात पूरे की होल घात कितनी कर दिया आपने ये 2, भाई 2 की घात 2 का मान 2 दूनी 4 हो गया, और 4 की घात 2 का मान 4 चौको 16। अब ये जो फॉर्म है आपकी, ये यहाँ भी स्क्वायर लग रहा है, यहाँ भी स्क्वायर लग रहा है, और बीच में ये क्या है माइनस, इसको 2 की घात 2 लिख दो चाहे 4 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने 4 क्यों ना लिख लो, 4 लिख लो, चलो ये 4 लिख लो वापिस, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी पीछे फिर वही सूत्र था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, एम गुणा साथ में चलेगा, इसका ध्यान रखना चाहिए, बाद में लिख देना इसको, ए प्लस बी, ए का मान क्या है यहाँ एम स्क्वायर है, और बी का मान क्या है यहाँ 4 है, तो ए की जगह लिख दिया एम स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना लिख दिया 4, एक बार तो ये हो गया। दूसरा क्या है ए माइनस बी, तो इसको लिख दिया एम स्क्वायर माइनस कितना 4, और इसमें पूरे में किसका गुणा हो रहा है एम का गुणा। अब ये जो आया है एम स्क्वायर प्लस 4, इसको आप यही छोड़ दो, लेकिन ये जो फॉर्म है वापस आपकी एम स्क्वायर माइनस 4, ये और खुलेगा आगे, एम स्क्वायर माइनस 4, इसको और खोल देता हूं मैं, तो ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ये रह जाएगा एम का स्क्वायर माइनस किसका 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यही सूत्र ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए का मान क्या है यहाँ एम और बी का मान क्या है 2, तो क्या रह जाएगा ये एम प्लस 2 गुणा एम माइनस 2, ठीक है, ये किसका मान है एम प्लस 2 गुणा एम माइनस 2, एम की घात 4 माइनस 4 का, और ये पहले से गुणा हो रहा है, अब इसको यहाँ लिख दो इधर की तरफ एम की घात 2 प्लस 4, और इसमें पूरे में किसका गुणा हो रहा है एम का। अब देखो ऑप्शन एम गुणा एम की घात 2 प्लस 4 खाए, ये रहा बी ऑप्शन, एम की घात 2 प्लस 4 एम प्लस 2 और एम माइनस 2। अब ये मत कहना साहब एम की घात 2 प्लस 4 तो पीछे लिख रहा है, ये गुणा हो रहा है, इसको पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो, 4 का गुणा 2 में करोगे जब भी 8 आएगा, 2 गुणा 4 करोगे तब भी 8 आएगा, तो दोबारा देख लो गुणन कर लिया वापस, अच्छा सवाल है ये भी। एम की घात 5 माइनस 16 एम था, इसमें से हमने एम कॉमन ले लिया, एम की घात 4 माइनस 16 बच गया। अब ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है, तो ये भी तो वर्ग के रूप में लिख दे, इसको भी तो 2 की स्क्वायर करके लिख दे, एम की घात 2 का होल स्क्वायर, ये 4 का वर्ग कर दिया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, ये रहा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए का मान यहाँ एम स्क्वायर है, बी का मान कितना है 4 है, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको हमने ये छोड़ दिया, वैसे तो नीचे उतर रहा है गुणा में, लेकिन यहाँ बाद में लिख देंगे उसको, तो ये जो संख्या है एम स्क्वायर माइनस 4, ये फिर खुल रहा है आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये एम स्क्वायर और ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, और ये ऊपर से उतार लिया, बी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए आप इसी तरह का, देखिए साथियों अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, सूत्रों पे इस पर भी गुणनखंड का था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या है, एनटीपीसी में आया रेगुलर एग्जाम में 30 मार्च 2016 को, बहुत आसान सा दिया है, बिल्कुल एक फॉर्मूला दे दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही खोलना है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पीछे प्लस कर रखा है कितना इसने प्लस का 2ab, ये सवाल में है, ये तो सूत्र खोल लिया, ये पीछे से संख्या लिख दी, ये दोनों प्लस माइनस की बराबर हो गई, ये खत्म, क्या बच गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ है ऑप्शन में बी, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ज्ञात करें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ये तो एक सूत्र ही है बीजगणित में, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, में सीधा इसको यही लिख दूं, बराबर एक सूत्र होता है 4xy, ये सीधा फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट उत्तर ही याद रखना है इसमें, तो भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy, ये रहा उत्तर 4xy। इसी का एक दूसरा भाई और है, वो क्या है, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, दूसरा सवाल यदि आता है आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर यदि पूछता है बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो सीधे सवाल भी मानो चाहे सूत्र मानो, इनका तो आंसर ही फिक्स है। यहाँ
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछे 4xy आएगा। दूसरा ये रहा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, केवल चिन्ह का फर्क है, यहाँ माइनस आता है तो 4xy आता है और यहाँ प्लस आता है तो 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। अब इसमें भी क्या करता है, कई बार आपको संख्या दे देता है, संख्याएं इस फॉर्म में दे देता है। अब इस फॉर्म में संख्या देगा तो आपका ये ना उत्तर 4xy, 4 गुणा वो जो संख्या है उनको गुणा कर दो। एक और फॉर्म भी ये कर देता है, इसको यहाँ ये जो हिस्सा है इसके बटा में ये वापस इस तरह से देगा, संख्या दे देगा वहां कोई कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा में यहाँ कर देगा ये एक्स वाई, क्या कर देगा बटा में एक्स वाई कर देगा। तो अब बराबर में क्या बचेगा आपका यहाँ इधर से, इधर क्या बचेगा फिर आना इधर से कितना बचेगा 4 बचेगा इधर से, क्योंकि 4xy तो आएगा, 4xy में xy का भाग भी तो लगेगा तो xy से xy कट जाएगा, कितना बचेगा 4। इसी तरह से इसकी एक फॉर्मेट बनाता है, इसको ये बटा में यहाँ ले आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर, तो बराबर में उत्तर कितना बचेगा 2। जैसे ये फॉर्म दे देता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर में कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये तो उत्तर याद रखो, तो लिखा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 4xy होता है, बटा में xy कर देगा तो 4 उत्तर बच जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ भाग दे दे तो सीधा क्या बच जाएगा केवल 2 बच जाएगा। तो इन सवालों के तो आंसर फिक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए साथियों अगला सवाल है, यदि आप 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 में से माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 8 घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। ये आपकी आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में आया क्वेश्चन और घटाने का सवाल है। ठीक है, घटाने के लिए तुम ऐसा कर लो, इनको ऊपर नीचे देख लो, जैसे हम घटाते हैं बच्चों की तरह। 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 में से ये घटाना है। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 इसको घटाना है। ठीक है, अब ये आपका घटाने की कह रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दिया घटाने पर, क्या लिख दिया घटाने पर। और आपको ये ध्यान रखना है बीजगणित में घटाने पर हमेशा नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। वैसे भी कोष्टक लगा के गुणा करते तो आगे वालों के चिन्ह बदल जाते, तो यहाँ इसको यूं ध्यान रख लो आप, चाहे कोष्टक लगा के कर लो चाहे ऊपर नीचे लिख के करोगे तो नीचे वालों के चिन्ह आपको बदलने होते हैं घटाने पर। और जोड़ने की कहता तो ये डायरेक्ट ही जुड़ते, चिन्ह नहीं बदलते, ये भी ध्यान रखना। तो घटाने की कह रहा है तो इनके चिन्ह बदलते, नीचे का ये माइनस हो जाएगा प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस। अब इनको हम जोड़ घटा कर लेते हैं। चलो अब इनका जोड़ घटा करते हैं अपन। तो अब ऊपर क्या है प्लस का 5 और नीचे क्या है माइनस का 8। 5 में से 8 घटेगा क्या बचेगा 3 काई का माइनस का, यहाँ हो गया माइनस का 3। यहाँ देखो 6x माइनस का और नीचे x प्लस का, माइनस के 6x में से प्लस का x घटाओगे तो क्या बचेगा साथियों माइनस का 5x बच जाएगा। और इधर ये देखो ऊपर प्लस का 5x स्क्वायर है और नीचे भी प्लस का हो गया ये, तो 5x स्क्वायर और ये कितने x स्क्वायर है 1x स्क्वायर, 5 और ये कितने हो गए 6x स्क्वायर। ये आपको उत्तर है 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का कितना 3। तो ये इस तरह का यदि कोई घटाने की पूछता है, आया वो सवाल है पिछले पेपर में, आपसे घटाने की कह रहा है ऊपर नीचे लिख करके आप घटाने पर यहाँ लिख दिया, लिखो या नहीं लिखो ध्यान तो रखना है। घटाने पर हमेशा ध्यान रखोगे, इस लाइन को नोट कर लेना, घटाने पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। जो नीचे प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो किसके हो जाएंगे भाई प्लस के हो जाएंगे। तो उतार लो सवाल, जब तक मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखिए अगला सवाल, x का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे 55 लिखा है ऊपर, 55 बटा x माइनस 19 एक पूर्णांक हो जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। x का मान आप ऑप्शन से रखोगे, ये पूर्णांक की कह रहा है न्यूनतम हो रहे कि x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक क्या होते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। या तो ये धनात्मक आएगा या ये ऋणात्मक, लेकिन आना चाहिए क्या पूर्णांक। ठीक है, पहले ऑप्शन से x का मान क्या रखेंगे तुम 74 रखोगे। ठीक है साहब, x का मान तुम 74 रखोगे तो यहाँ लिखते चलो 55 बटा x की जगह मैंने लिख दिया 74 माइनस का ये हो गया 19। तो कितना 55 बटा 74 में से 19 घटा लो, 14 में से 9 गए तो 5 और यहाँ रहेगा 6 में से गया तो 5। 55 का भाग 55 में कितनी बार एक बार, ये आ गया पूर्णांक कितना 1। ठीक है, पूर्णांक आ गया, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा मान जो पॉइंट में नहीं हो बटा में नहीं हो, तो एक पूर्णांक है आ गया। अभी आपसे सवाल एक चीज और देखें, आप न्यूनतम मान की कह रहा है भाई वो, ये 74 के बाद में और भी संख्या है या माइनस की भी संख्या है, हो सकता है 36 रखने पर माइनस 36 रखने पर आए, तो दूसरे ऑप्शन से और चेक कर लेते हैं हम। चलो तो माइनस का 36 रखें
55 बटा x की जगह माइनस का 36, ये रहा ना x यहाँ, पीछे माइनस का क्या लिखना है, ये 19। अब ऊपर का जो होगा तो 55 बटा, नीचे ये -36 और -19 घटेंगे जुड़ेंगे, एक जैसे चिन्ह की संख्या जुड़ जाती है। 36 और 19 कितने होंगे, 55, काय का 55 होगा, माइनस का हो जाएगा ना 55, और ये 55 से 55 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, काय का एक बार, माइनस का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, माइनस का एक बार। पूर्णांक ये प्लस का एक भी है और पूर्णांक ये क्या, माइनस का एक भी है। यहाँ सवाल धनात्मक और ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा, वो केवल पूर्णांक की बात कर रहा है कि पूर्णांक हो जाए, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक। अब 74 रखने पर भी एक आया है, पूर्णांक आया है, और -36 रखने पर भी पूर्णांक आया है। आपका सवाल क्या चाह रहा है, न्यूनतम मान क्या रखें, तो इन दोनों में से 74 में से -36 में से छोटा क्या है, माइनस का 36 छोटा है ना, तो माइनस का 36 रखने पर उत्तर आया, तो ये आपका आंसर होगा माइनस का 36। अब यूं कह सकते हैं माइनस के 36 के बाद एक माइनस का 14 और दिया है, माइनस का 14 की यदि हम बात करें तो माइनस का 14 बटा है या 36 बटा है, पहले तो आप ये बताएं। माइनस की संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी, तो आपका आंसर यही आ गया, माइनस का कितना, 36। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के पूर्णांक के सवाल। बाकी आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखने में भी परेशान रहते हैं, बाकी कल